बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लैट पीजी के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। इसका पार्ट वन ऑलरेडी हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। उसमें मैंने 6 to 7 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस किए थे जो क्लैट पीजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसी का पार्ट टू सेशन है, जैसा कि आपने बोला था कि यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, सो वी आर हियर विद दिस विद स्पेसिफिक सीरीज। नाउ दिस स्पेसिफिक केस लॉ सीरीज विल हेल्प यू टू रिमेंबर टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। जो केसेस पढ़े हुए हैं वो ब्रश अप हो जाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें मैं कवर करवा दूंगी। सो एज यू ऑल नो, रीडिंग केस लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी. So today we are covering the next set of important judgments which are probable and which may come which we expect that a passage may come in CLAT PG examination. Okay. सबसे पहले सुनीता पलेता वर्सेस पंचमी स्टोन 2000 पंचमी स्टोन क्वेरी 2022 का जजमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 141 का जजमेंट है। सेक्शन 141 जो है वो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर की when it comes to any kind of mismanagement going on in the company, in the specific company, or with respect to cognizance taking up for dishonor of check. Now here the bench was Justice Indra Banerjee and Justice J.K. Maheshwari. इन्होंने ये हेल्ड किया, and one more thing, section 482 of CRPC was again referred. As you know, section 482 talks about the inherent power ऑफ द हाई कोर्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. बार बार बहुत सारे केसेस में मैं इसको देख रही हूँ कि ये अगेन एंड अगेन रीटरेट हो रहा है. कहीं ना क्वेश्चन ऑफ एफआईआर से रिलेटेड होता है, कहीं पे किसी एक्स्ट्रा पावर से रिलेटेड होता है ऑफ द हाई कोर्ट. सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रिपीटेटिव इन ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट केस. नाउ कमिंग बैक टू सेक्शन 141 ऑफ एनआई एक्ट. सेक्शन 141 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की बात हुई है. अब ये डायरेक्टर्स कौन है और जो रोल है डायरेक्टर का वो कैसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिकली रिजल्टिंग इन द एनैक्टमेंट ऑफ 138 and 141 against them. Now, in this particular case, two important points have been laid down by the Supreme Court. कोर्ट ने ये बोला कि impediments of all the directors are not enough to include them under section 141. मतलब सारे डायरेक्टर्स, अब देखो डायरेक्टर की कैपेसिटी बहुत सारी होती है कंपनी में. मैनेजिंग होता है, जॉइंट होता है, साइलेंट होता है, डोमिनेंट होता है, डोरमेंट होता है. अब बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं. वर्किंग डायरेक्टर अलग होता है, इन्वेस्टिंग डायरेक्टर अलग होता है, वो सब मिलकर डायरेक्टर्स बनते हैं. यहाँ पे बात ये हुई कि एक मियर स्टेटमेंट कि वो डायरेक्टर मैनेजिंग रोल में था वुड नॉट बी इनफ टू अट्रैक्ट 141 ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर. ठीक है, इफ इट्स अबाउट ऑल द अदर डायरेक्टर्स. किनको छोड़ के? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग और जॉइंट को छोड़ के. कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यदि लाइबिलिटी की बात हो रही है मैनेजिंग और जॉइंट डायरेक्टर की, तो उनका पोजीशन इनफ होगा टू एस्टैब्लिश दैट दे वर इन्वॉल्वड इन द डे टू डे कोर्स ऑफ द कंपनी. The name itself suggests that their basic responsibility is to manage the day-to-day course of the company. So, managing in joint directors के लिए mere statement that they were involved in the check bouncing वाला instance would be enough. But for other directors, it has to be established that the director had active participation in the day-to-day course of the company. So, this was held in the landmark case of Sunita Paleta versus Panchami Stone Quarry. Then, Mandar Deepak Pawar versus State of Maharashtra again in 2022 judgment. Benches Justice Sanjay Kishan Kaul and Justice M.M. Sundaresh. आईपीसी के सेक्शन 375 और 90 की बात की गई है यहाँ पे. आईपीसी का सेक्शन 375 जो है स्पेसिफिकली वो बात करता है रेप की, रेप डिफाइन करता है यहाँ पे, और 90 बात कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट की. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेजर क्वेश्चन क्या था. यहाँ पे कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया एक वैलिड प्रॉमिस में टू मैरी एंड अ फेक प्रॉमिस ऑफ मैरी. Here, the couple was in a living relationship, and at a later stage, there was a kind of breakdown in their specific relationship, and the female sued the individual male for the offense of rape here. So the major question here was that it is important to make a differentiation between a promise to marry, which later on, in good faith, resulted into its
इट्स स्पेसिफिकली ब्रीच, मतलब सिंपल सी बात है, कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मेड इन गुड फेथ इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 375। आपने पहले प्रॉमिस में एंटर किया लेकिन बाद में कंडीशंस ऐसी चेंज हो गई दैट यू वर अनएबल टू मैरी दैट पर्टिकुलर फीमेल, सो दैट विल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज you had intentions to marry but then in good faith breach happened. In good faith, basically in good caution and good reason, you did not intend to break that particular promise, but that breach gradually happened. On the other hand, court stated that the offense of rape can be illustrated and can be attached to the fake promise of marriage. जब fake promise of marriage था and then उसके result में sexual intercourse था, तब हम सेक्शन 375 को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेक्शन 375 को अप्लाई नहीं करेंगे. तो कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली डिफरेंशिएशन क्रिएट किया बिटवीन अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मेड इन गुड फेथ बट सब्सिक्वेंटली नॉट फुलफिल्ड. They were technically in this particular facts. Pramod Suryavan Pravar was also reiterated, and the court acquitted the individual from all kinds of rape charges in this particular case, making a differentiation on this specific concept. Okay. Then the next important case is Dovram Nirmalkar versus State of Chhattisgarh. ठीक है, एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 300. सेक्शन 300 बात करता है मर्डर और उसका एक्सेप्शन 1 बात करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. कोई भी इंडिविजुअल यदि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर आकर कोई भी मर्डर कमिट करता है, ठीक है, सो ही विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा. अब यहाँ पे कोर्ट ने सस्टेन्ड प्रोवोकेशन प्रिंसिपल को रीइटरेट किया बेसिकली, विच इज इन कॉन्सोनेंस एंड विच स्पेसिफिकली एक्सप्लेन्स कि ये ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन क्या होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि जो लास्ट प्रोवोकेशन होता है, जो लास्ट प्रोवोकेशन होगा उससे कोर्ट कंसिडर करेगी इन लाइट ऑफ प्रीवियस प्रोवोकेशन ऑफ वर्ड्स विच इज द लास्ट प्रोवोकेशन विच वाज सीरियस इनफ, जिसके कारण बंदे ने अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया. तो ऐसा प्रोवोकेशन जो आखिरी था फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड द पर्सन लॉस्ट हिज कंट्रोल, दैट पर्टिकुलर प्रोवोकेशन हैज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिस्कसिंग अ केस और laying down a case of exception 1 to section 300. अब लॉ ने यहाँ पे ये बोला कि दो थिंग एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज पर द सस्टेन्ड प्रोवोकेशन प्रिंसिपल. सबसे पहले क्या कूलिंग डाउन का पीरियड था. यदि कूलिंग डाउन का पीरियड होता है देन यू कैन नॉट मेक एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 300 एप्लीकेबल. इफ द पर्सन हैड मूवमेंट टू कूल डाउन हिज माइंड, ठीक है, एंड देन लूज लाइक ही हैड cooling down period to control his mind, then this particular exception will not applicable. Second, the mode of resentment should bear some relationship to the sort of provocation this has been given. बेसिकली ग्रेव प्रोवोकेशन तो होना ही चाहिए लेकिन सडन भी होना चाहिए. अब सडन को एस्टैब्लिश करने के लिए ये एस्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट है कि प्रोवोकेशन और जिस एक्ट से उस बंदे की डेथ कॉज हुई है उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर नेक्सस और एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना चाहिए. यदि ये रिलेशनशिप प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा देन एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 300 विल नॉट बी मेड एप्लीकेबल. देन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 और 27 की वैलिडिटी की भी यहाँ पे बात की गई. 25 के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो आप पुलिस को देते हो, पुलिस ऑफिसर को, उसे कन्फेशन की तरह एडमिसिबल नहीं बोल सकते. बट 25 का एक्सेप्शन है सेक्शन 27 में विच टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एंड विच सिंपली स्टेट्स कि यदि अक्यूज के स्टेटमेंट के बाद कोई पर्टिकुलर फैक्ट पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में डिस्कवर कर लेती है तो उतना पार्ट ऑफ फैक्ट जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा. नाउ यूर इन दिस स्पेसिफिक केस द कोर्ट हैज स्टेटेड कि एफआईआर जो अक्यूज ने लॉन्च की है उसका कोई भी पार्ट कोर्ट में रेलेवेंट नहीं होता है, इम्प्लीकेटरी नहीं होता है. मतलब ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो एफआईआर के अंदर दिया गया है दैट कैन नॉट बी an implementary statement which may be admitted in the form of admission. An FIR cannot be treated as an admission before court of law, but that part of statement which has been discovered by the police during investigation that can be considered relevant under section 27. So this principle has been further explained by the court in this landmark judgment of Doviram Nirmarkar. Then, moving to the next judgment,
Siddharth Mukesh Bhandari versus State of Gujarat. Justice M.R. Shah and Justice D.V. Nagaratna again. And again, a very important section, section 482 of CRPC. 482 of CRPC बात करता है हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर की. हाई कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई भी स्पेसिफिक जजमेंट पास कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ इस इनहेरेंट पावर. कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया कि कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया, कोर्ट हैज रेफर्ड निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि कोई भी इंटरिम रिलीफ देना इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि हाईकोर्ट के पास इंटरिम रिलीफ देने की पावर नहीं है. कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट 482 में इंटरिम रिलीफ दे सकता है इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेइंग द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पावर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस पर्टिकुलर रिलीफ इज गिवन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई भी रिलीफ यदि हाईकोर्ट देता है in the format of an interim relief where it is staying any ongoing investigation against any party, then this relief can only be given in the rarest of the rare case and not otherwise. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही ये पर्टिकुलर रिलीफ देना पॉसिबल होगा. इसके अलावा ये रिलीफ देना पॉसिबल किसी भी केस के अंदर नहीं होगा बाय द हाई कोर्ट अंडर इट्स इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC. Okay, then Ravi Ranjan Developers Private Limited versus Aditya Kumar Chatterjee. Here the quorum is Justice Indira Banerjee and Justice A.S. Bopanna, and the relevant law is Arbitration and Conciliation Act of 1996. There have been two sections which are cited here, section 11 subclause 6 and section 2 subclause 1 subclause E. ठीक है, इस केस में ये बात थी कि क्या हाई कोर्ट के पास पावर है to entertain any plea with respect to appointment of arbitrator in all those cases, ठीक है, where part 1 does not apply. Specifically in all those cases where part 1 of Arbitration and Conciliation Act is not applicable. Now section 11 subclause 6 and 2 subclause 1 subclause E is the part of the section 1 or the part 1 of the Arbitration and Conciliation Act which apply to domestic arbitrations. Now, any arbitration who has their seat outside India are considered as international arbitrations. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस में पार्ट 1 के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है. तो कोर्ट ने यहाँ पे सेम प्रिंसिपल को रीइटरेट करते हुए ये बोला कि यदि पार्ट 1 पर से एप्लीकेबल नहीं है तो हाईकोर्ट के पास भी जूरिसडिक्शन और पावर नहीं रहेगा टू अपॉइंट अन आर्बिट्रेटर. हाईकोर्ट विल ओनली हैव अ सुपरवाइजरी जूरिसडिक्शन एंड दैट टू व्हेनेवर आस्क्ड फॉर. That cannot be exercisable in the format of suo motu action on an application under 11 subclause 6 or section 2 subclause 1 subclause E. So this has been held in the landmark judgment of Ravi Ranjan Developers versus Aditya Kumar Chatterjee. Then Surendran versus State of Kerala, again another landmark judgment. Benches CJI NV Ramana, Justice A.S. Bopanna and Justice Hima Kohli. दो सेक्शंस 3-4 सेक्शंस यहाँ पे रिइटरेट हुए हैं. सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 जो बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की, इसके कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है दैट ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 आर मैंडेटरी टू बी एस्टैब्लिश्ड. एक भी कंडीशन इसमें ऑप्शनल नहीं है, सारी कंडीशंस मैंडेटरी है. जब तक सारी कंडीशंस एस्टैब्लिश नहीं होगी तब तक यहाँ पे नहीं माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ है. इस स्पेसिफिक केस में मेजर इशू ये था कि यदि किसी डिसीज वाइफ ने अपना स्टेटमेंट दिया है विद रिस्पेक्ट टू क्रुएलिटी, तो क्या वो स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 रेलिवेंट हो जाएगा फॉर अ ऑनगोइंग केस ऑफ सेक्शन 498A और 304B और 306, 302 और 306. यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला स्पेसिफिकली कि कोई सी भी प्रोसीडिंग चले, 498A की चले, 304B की चले, मर्डर की चले, अबेटमेंट टू सुसाइड की चले, एडमिसिबिलिटी सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 की चारों में सेम रहेगी. इफ all the conditions of section 32 subclause 1 has been specifically established.
Now, to specifically make, for making something admissible under 32 clause 1, that statement should be with respect to cause of death. ठीक है, that statement should mandatorily be with respect to cause of death. कॉज ऑफ डेथ एस्टैब्लिश करने के लिए वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए. यदि वो स्टेटमेंट कॉज ऑफ डेथ के लिए नहीं है, देन यू कैन नॉट मेक अ स्टेटमेंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. क्योंकि बहुत क्लियरली बोलता है 32 सब क्लॉज 1 कि आप यदि वो स्टेटमेंट डिसीज्ड का था और वो कॉज ऑफ डेथ के कॉन्टेक्स्ट में था, so whether not he was under expectation of death, that would be admissible in court of law. So this has been reiterated by the Supreme Court. Here, Gananath Patnaik versus State of Orissa has been overruled by the court, क्योंकि यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होगा फॉर द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 1498A. This principle has been overruled, and the Supreme Court has clarified that for the applicability of Section 32 subclause 1, what is essential is that that statement should be admissible only if the statement relates to the cause of death and otherwise not. So it is very important to be established no matter what specific offense is going on. 498A हो, 304B हो, 302 हो, 306 हो, that will not matter at all. What will matter is कि 32 सब क्लॉज 1 के सारे प्रोविजंस को एस्टैब्लिश किया गया है या फिर नहीं किया गया है. Okay. So specifically that's it for today's video. These were some of the important cases from 2022 year given by Supreme Court on different points of law. I hope this video will help you, and if you need something else, you can drop a message in the chat box below. We'll be happy to help you. All the best and study hard.